मतलब ये है कि संविधान और संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता इस बात को मानते थे कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर ओबीसी की जितनी आबादी है उतना आरक्षण ओबीसी के लोगों को भी मिलना चाहिए। अगर ये बात ले करके ओबीसी के लोग दिल्ली में संसद भवन को घेरा होता तो ओबीसी के बच्चों को लाखों नौकरियां मिली होती। मगर ओबीसी के लोग दिल्ली नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा अगर ये दिल्ली जाएंगे तो इनके हक पर तो हमने कब्जा किया हुआ है, तो इनका हक छोड़ना पड़ेगा, नुकसान ब्राह्मणों का हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि इनको मुसलमानों से भिड़ा देना चाहिए। तो मुसलमानों से भिड़ाने के लिए ओबीसी के लोगों को कहा कि बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए थे वहां हम तुम्हारे राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, मगर मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते, इसलिए चलो अयोध्या। तो जिसको अपने बच्चों की नौकरियों के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए दिल्ली जाना चाहिए था संसद घेरने के लिए, वो लोग दिल्ली संसद घेरने नहीं गए। वो लोग कहाँ गए? वो लोग अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराने गए। और जब अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराने गए तो आबादी है 60%। जब ये बाबरी मस्जिद गिराने गए तो बाबरी मस्जिद गिर गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या सोचा कि बहुत नुकसान हमने कर दिया मुसलमानों का। तो कितना नुकसान कर दिया मुसलमानों का? एक मस्जिद गिराया, वो भी कैसी मस्जिद गिराया जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे। कितना बड़ा नुकसान किया। लाखों मस्जिदें पूरे देश भर में मुसलमानों के पास में हैं, लाखों में से केवल एक गिराया, और वो भी ऐसी मस्जिद जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। कोई बड़ा नुकसान मुसलमानों का नहीं। लेकिन पिछड़े वर्ग का कितना बड़ा नुकसान हो गया। पिछड़े वर्ग की लाखों नौकरियां ब्राह्मणों के कब्जे में चली गई जो पिछड़े वर्ग के कब्जे में आनी चाहिए थी। तो पिछड़े वर्ग का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि ब्राह्मण उनको कहता तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, और मुसलमानों से देश की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि हम तुमको हिंदू बना करके तुम्हारा वोट लेते हैं और तुम्हारे वोट के आधार पर अपनी सरकार बनाते हैं और फिर सरकार से तुम्हारा ही सत्यानाश करते हैं। ये बात ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। ब्राह्मण हमको हिंदू बनाते हैं तो हिंदू के नाम पर हमारा वोट लेते हैं और हमारे ही वोट से हमारा ही सत्यानाश करने का काम ब्राह्मण लोग करते हैं। ये बात पिछड़े वर्ग को समझने की जरूरत है। चलो मस्जिद गिर गई, अभी फैसला आ गया मंदिर के फेवर में। फैसला आ गया तो मंदिर का ट्रस्ट बना, तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा। चलो दूसरे लोग खराब होंगे, लेकिन विनय कटियार तो अच्छे वाले हिंदू हैं, उन्होंने भी मस्जिद गिराने में बड़ा काम किया था। कल्याण सिंह भी अच्छे वाले हिंदू हैं, उमा भारती भी अच्छी वाली हिंदू हैं, परवीर तोगड़िया भी अच्छे वाले हिंदू हैं, वो तो उन्हीं की पार्टी के। कम से कम उनको ट्रस्ट में रखते तो ये माना जाता चलो पिछड़ों ने मस्जिद गिराने में बड़ा रोल प्ले किया, बड़ा मेहनत किया मस्जिद गिराकर मंदिर बनवाने में, तो कम से कम पिछड़ों को उनका हिस्सा मंदिर के ट्रस्ट में मिला। लेकिन एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि हिंदू के नाम पर हमारा इस्तेमाल हो रहा है कि हमको जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं, जब वोट डालना हो तब हम हिंदू हैं, लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करें तब हम हिंदू नहीं होते हैं। ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की आबादी 60% है। जब पंडित जी उनके घर में आते हैं और कहते हैं कि एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, तो पंडित जी लोग जब ऐसा कहते हैं, ओबीसी के लोग क्या सोचते हैं? ओबीसी के लोग सोचते हैं अरे यार देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा तो ठीक बात नहीं है, तो रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए क्या करना होगा? तो पंडित जी के पीछे खड़े हो जाना होगा। तो पंडित जी जिनका 3.5 वोट है गांव में, कितना है? 3.5% है, मतलब 3.5 वोट। तो 3.5 वोट जिनका है उनके पीछे हमारा 60 वोट खड़ा हो जाता है। 3.5% ब्राह्मण है और 60% ओबीसी है, तो 3.5 के पीछे 60 खड़ा हो जाता तो 63.5 हो जाता है, तो बहुसंख्यक हो जाता है। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते ब्राह्मणों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। देश की विधायिका पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है, ब्राह्मणों का कब्जा है। जब कांग्रेस भगाओ मामला चलता है, बीजेपी लाओ मामला शुरू हो जाता है, और जब बीजेपी भगाओ मामला चलता है तो कांग्रेस लाओ मामला शुरू हो जाता है।
कांग्रेस पुरानी बदमाश पार्टी, बीजेपी उसके बाद की बनी बदमाश पार्टी, दोनों ब्राह्मणों की बदमाश पार्टी। तो दोनों ही पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस वाले जब उनको जाना होता तो बीजेपी के कान में बोलते हैं कि ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी वाले बोले क्या बता रहे हैं? बोले कि देखो अभी तक हम इनको 10 जूता मार रहे थे SC ST OBC के लोगों को, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, हमको भगाना चाहते, तुमको लाना चाहते। तो तुम जब आना तो तुम भी 10 का 8 मत करना, बल्कि 5 बढ़ा देना, 10 का 15 कर देना। तो बीजेपी जब 2014 में नहीं थी, कांग्रेस सरकार में थी, तो 10 जूता चल रहा था तो बड़ा हंगामा मचा था। तो कांग्रेस वाले समझ गए कि अब हंगामा मचा है तो हमारी विदाई तय। तो कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों से कहा देखो 10 का 8 मत करना, 5 और बढ़ा देना। तभी 5 बढ़ गया। अभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अभी बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया, अन्याय अत्याचार बढ़ गया। तो 5 बढ़ गया, 10 का 15 हो गया। अब फिर हमारे लोग चिल्ला रहे। तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों के कान में कह दिया देखो फिर अब ये लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमने तुम्हारे कहने के हिसाब से 10 जूते में 5 जूता बढ़ा दिया है और 15 कर दिया है, तो ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तो हो सकता है ये हमें हटा दें और तुम्हें ले आए। तो तुम भी आ जाना, तो 15 का 12 मत करना, 5 और बढ़ा देना। तो आज़ादी के 74 साल में हर बार हम सरकार बदलकर 5-5 जूते बढ़वा रहे हैं, बाकी कोई काम तो हो नहीं रहा है। और इसकी वजह से आज़ाद भारत में हमारी किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। तो देश की विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है। संविधान के आर्टिकल 19 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोलने का मौलिक अधिकार लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार है सबको बोलने की आजादी है। मगर जिनको आप कांग्रेस से जिताकर भेज रहे हो, जिनको आप बीजेपी से जिताकर भेज रहे हो, किस बात के लिए जिताकर भेज रहे हो? कि वो वहां जाकर तुम्हारे हक अधिकार के बारे में बोलने का काम करेंगे। उनका बोलने का अधिकार खत्म हो गया, हमारा आपका तो है, हमारी मर्जी है तो बोल रहे हैं, हमारे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिनको आप केवल बोलने के लिए संसद में भेज रहे हो, उनको बोलने का अधिकार खत्म हो गया। और पार्टियों ने कहा बोलना मत, अगर बोलोगे तो अगली बार टिकट नहीं देंगे। और बीप का कानून ले आया, अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई सांसद बोलेगा तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो इसका मतलब मौलिक आधार पर, बोलने के मौलिक अधिकार पर, जिनको बोलने के लिए जनप्रतिनिधि क्यों जाते? केवल बोलने के लिए जाते हैं ना संसद में, और क्यों जाते? तो बोलने के अधिकार पर ही पाबंदी लगा दिया, फिर उनका कोई मतलब है? तो ये कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से ये विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। और ब्राह्मण लोग कब्जा कर लिए हमारे लोगों के समर्थन से। फिर अब मुसलमानों का तो विधायिका पर कब्जा है नहीं, क्योंकि एक भी राष्ट्रीय पार्टी मुसलमानों की नहीं। 74 साल में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बना नहीं, तो इसका मतलब मुसलमानों का तो कब्जा है नहीं। अब चलो क्लास 1 क्लास 2 की जो नौकरियां हैं, जिसको कार्यपालिका कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे बने, तो उन्होंने अपने सारे सीनियर मोस्ट अधिकारियों को बुलाया और सीनियर मोस्ट अधिकारियों की मीटिंग करके कहा कि हम मुसलमानों के विरोध में क्या कर सकते हैं। तो सीनियर मोस्ट अधिकारियों ने अटल बिहारी जी को कहा आप मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। तो अटल बिहारी जी ने कहा हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हम मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। बोले कांग्रेस ने कुछ करने के लिए आपको छोड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे? बोले इसका क्या मतलब है? बोले 33% मुसलमान गुलाम भारत में नौकरी में थे प्रशासन में, अब उनका आंकड़ा 1.5% आ गया। अब 1.5% के नीचे आप कहां लेकर के जाओगे? और अगर 1.5% से भी नीचे ले गए मतलब 0 पर ले जाओगे, और 0 पर ले जाओगे तो तेल तो खाड़ी देशों से लेना पड़ता है। तो तेल लेने के लिए कभी कभी बातचीत सौदा करने के लिए अधिकारी भेजना पड़ता है। तो कम से कम मुस्लिम अधिकारी जाता है तो उनको लगता है भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो तेल में थोड़ा रियायत मिल जाती है। तो कम से कम इतने के लिए तो मुसलमान रखना होगा। तो 1 से 1.5% कांग्रेस ने छोड़ा है, तो इससे कम नहीं किया जा सकता। तो कहने का ये मतलब है कि कार्यपालिका पर भी मुसलमानों का कब्जा नहीं है, लेकिन हमको कहा जा रहा है मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाए, लेकिन है नहीं एक्चुअल। शरद यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को पूछा कि कौन कौन से लोग, कितने लोग नौकरियों में हैं। तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उनको लिख करके दिया
कि 79.2% मतलब लगभग 80% क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शरद यादव जी को लिख करके दिया। अगर 80% ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है, फिर मुसलमानों का क्या है? फिर SC ST OBC का क्या है? अगर 80% उनका कब्जा है, जिनकी आबादी 3.5%, उनका 80% कब्जा है, तो जिनकी आबादी 90% उनका क्या है? उनका तो कुछ है नहीं। इसका मतलब देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। अब न्यायपालिका का मामला ले तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर मुसलमानों का कब्जा है? अगर कब्जा होता तो मस्जिद के विरोध में फैसला कैसे आता है? अगर मुसलमानों का कब्जा होता तो मंदिर के समर्थन में फैसला आता। इसका मतलब मुसलमानों का कब्जा तो है नहीं। मुसलमान भी नहीं है और SC ST OBC के लोग भी नहीं। आप टॉर्च लेके ढूंढो हाई कोर्ट में कोई जज SC ST OBC का, तो ना के बराबर है, नहीं है। तो कौन है? तो दुबे जी चतुर्वेदी जी को फोन करते हैं। चतुर्वेदी जी, हमारा भतीजा है, वकालत बहुत दिन से कर रहा है, तो वकालत तो उसकी बहुत चलती नहीं है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में आप जज बना लो उसको हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट में चपरासी और बाबू बनने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। तो दुबे जी के भतीजे का चतुर्वेदी जी कर देते हैं। तो चतुर्वेदी जी दुबे जी को टेलीफोन करते हैं कि हमारे भांजे का भी ऐसा ही मामला है, तो इसको तो देख लेना। तो चतुर्वेदी जी दुबे जी का देख लेते हैं, दुबे जी चतुर्वेदी जी का देख लेते हैं, तो सारा खानदानी कब्जा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर है। इस पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है। और SC ST मुसलमानों का तो छोड़ो, SC ST OBC के लोग ही नहीं है, ब्राह्मणों का कब्जा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, और जो मीडिया है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, अखबार और टीवी चैनल। आप जब खबर देखते हो टीवी चैनल पर, तो जो पूछने वाला पत्रकार होता है वो भी ब्राह्मण होता है, फिर जितनी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो भी ब्राह्मण होते हैं। तो सारा ब्राह्मण ही ब्राह्मण उसमें दिखते हैं। और कभी कभी गलती से कोई बैकवर्ड आ जाता तो उसको बोलने नहीं देते, उसको चुप ही करा करके रखते हैं। वो एक बात बोलता है तो जो एंकर होता है वो 10 बात उसको बोलता है ताकि वो चुप हो जाए। तो गलती से अगर बुला भी लिया, बुलाना पड़ा, तो बोलने नहीं देते। तो इसका मतलब है कि जो मीडिया है, मीडिया पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। विधायिका, जहां से कानून बनता है, कार्यपालिका, जहां से कानून का पालन होता है, न्यायपालिका, जहां से न्याय मिलता है, और मीडिया, जहां से ये पता चलता है देश और दुनिया को कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। इन चारों तंत्रों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। और जिन ब्राह्मणों ने इन चारों तंत्रों पर कब्जा कर लिया है, वो ब्राह्मण हमारे पिछड़े वर्ग के घरों में आते हैं, हमारे गली मोहल्लों में आते हैं और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। हमारा पिछड़े वर्ग का आदमी अपना कान नहीं देखता कि है सही जगह कि नहीं। उसको किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया, तो देखता कौन से पेड़ पर कौवा कान लेके बैठा है। अरे पहले अपना कान देख लो है कि नहीं है। नहीं हो फिर कौवे के पीछे भागो। अगर कान है तो कौवे के पीछे भागने की जरूरत है नहीं। ब्राह्मण कह देता है मुसलमानों ने देश पर कब्जा कर लिया, हम मान लेते।